विदेशी देशों में दिखाया जाएगा। और शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी तस्वीर के साथ जो आपको हैरान कर देगी। देश के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कई गायें तेज बहाव में बह गई हैं। ये गाय नदी के पास खड़ी हुई थी, लेकिन तभी पानी के तेज बहाव ने उनका संतुलन बिगाड़ दिया। देखते ही देखते सभी गायें पानी में बहने लगी। गांव वालों की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वो गायों को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। 5 गायों को पानी से निकाल लिया गया, लेकिन 2 गाय पानी में बह गई। चंद्रपुर में 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से इस पूरे इलाके में पानी भर गया है और नदी नालों में भी पानी का बहाव बहुत तेज है। ऐसे में जानवरों की जान पर बन आई है। ये गाय यहां पर खड़ी हुई थी, अचानक से पानी का एक जबरदस्त प्रेशर आता है और इन सभी गायों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। लेकिन रात की बात ये रही कि वहां पर गांव वाले मौजूद थे और जैसे ही गांव वालों ने ये देखा, वो फौरन नदी के बहाव में कूद गए और 5 गायों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन 2 गाय इस पानी के तेज बहाव में बह गई। रेस्क्यू करने की कोशिश गांव वालों ने बहुत की। तस्वीरों को आप देखिए, लाल घेरे के अंदर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे जो गाय हैं वो पानी के तेज बहाव में बह गई हैं। ये देखिए, लाइन लगाकर जो गाय हैं, संभवतः ये जो जगह है, ये पुल है, इसको पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि तेज बहाव के आगे ये टिकी नहीं रह सकी और एक के बाद एक बहती चली गई। लेकिन यहां पर गांव वालों ने मुस्तैदी दिखाई, तेजी से एक्शन में आए गांव वाले और फौरन इन गायों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें से 5 गायों को बचाने में कामयाबी हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में 48 घंटे से लगातार होती बारिश से नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि कुछ कोशिशों के बाद ये किसी तरह किनारे पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बात से बेखबर कि इनकी छोटी सी चूक कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें एमपी के सीहोर की हैं। लगातार बारिश से यहां बहने वाली पार्वती नदी उफान पर है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। बावजूद इसके यात्रियों से भरी एक पिकअप वैन चरनाल में उफनते नाले को पार करने के चक्कर में बीच में ही फंस गई। वो तो गनीमत रही कि गांव वालों ने समय रहते पिकअप वैन को देख लिया और लोगों को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। हालांकि किसी तरह गाड़ी से लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन गाड़ी को बहने से नहीं बचाया जा सका। इस बीच एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। पानी की तेज धार में गाय बहती नजर आई। गाय लहरों के आगे बेबस नजर आ रही थी। तभी 2 गांव वाले जान की परवाह किए बगैर उफनती नदी में कूद गए और गाय को सुरक्षित बचा लिया। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के हरदा में भी देखने को मिली, जहां यात्रियों से भरी कई गाड़ियां तेजी से उफनती गंजाल नदी को पार करती हुई दिखी। बात से बेखबर कि इनकी छोटी सी गलती ड्राइवर के साथ यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें हरदा के राजबरारी की हैं, जहां पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से गंजाल नदी उफान पर है। बावजूद इसके यात्रियों से भरी बोलेरो, ट्रैक्टर ट्रॉली समेत दूसरी गाड़ियां लहरों के बीच तेजी से आगे बढ़ती दिखी। इनको देखकर दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर भी साहस दिखाते हुए पानी के तेज बहाव में निकल पड़े और नदी के ऊपर बने पुल को पार कर लिया। इसी कड़ी में कुछ बाइक सवार भी बहाव के बीच पुल पार करते दिखे। गनीमत की बात यह रही कि किसी भी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि नदी किनारे बैठे गांव वाले लोगों को गाड़ी धीरे चलाने की नसीहत देते दिख रहे थे। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने महिला सांसद रमा देवी पर अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लोकसभा में 2 बार माफी मांगी। आजम खान ने गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कर रही बिहार के शिवहर से बीजेपी सांसद रमा देवी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर कई दिनों से जारी हंगामे के बाद सदन शुरू होते ही आजम खान ने लोकसभा में माफी मांगी। अध्यक्ष जी, जो बात आपके समक्ष मेरे संबंध में आई है, मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, न हो सकती है। मैं 2 बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, 4 बार मंत्री रहा हूं, 9 बार विधायक रहा हूं, राज्यसभा सदस्य रहा हूं। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है, तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। हालांकि सत्ता पक्ष और रमा देवी आजम की इस माफी से संतुष्ट नहीं दिखाई दी, जिस पर आजम के बगल में बैठे अखिलेश अपने सांसद के बचाव में उतर पड़े। मैं बगल में बैठा हूं, जो उनको कहना था उन्होंने अपनी आजम खान जी बोल देंगे। आजम की माफी और अखिलेश का इस तरह से आजम के समर्थन में उतरना सत्ता पक्ष के सांसदों को नहीं भाया और वो आजम खान से ठीक ढंग से माफी की अपील करने लगे, जिस पर समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ कई विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। पूरा महिला सदस्यों का और पूरा महिला समाज का अपमान हुआ है। ठीक शब्द से उन्होंने क्षमा मांगना चाहिए और ये खत्म करना चाहिए। दरअसल आजम खान ने पहली बार में जब सीधे सीधे शब्दों में माफी नहीं मांगी तो सदन में हंगामा होने लगा। संबंध में आई
सांसद रमा देवी भी आजम की माफी से संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने कहा कि आजम खान ने पहली बार किसी महिला के लिए ऐसा नहीं बोला, बल्कि ये उनकी आदत में शुमार है। इस बीच हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ओम बिरला ने आजम खान से दोबारा माफी मांगने को कहा। आजम खान जी, एक बार आप निश्चित दोबारा रख दें। हाँ, एक बार क्षमा, क्या है क्षमा कह बड़ा दिलों आप कह देंगे। हाँ बोल, हाँ। स्पीकर के कहने पर आजम खान ने दोबारा खड़े होकर माफी मांगी। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था हमारी बहन समान है। बात तो एक बार कहीं या 1000 बार कहीं, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। आजम की दोबारा माफी के बाद रमा देवी खड़ी हुई और आजम खान का बचाव करने पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बरस पड़ी। जी प्लीज, इनको कौन आदेश दे रहा है बोलने के लिए? ये जो बीच बीच में उठकर बोल रहे हैं, अखिलेश जी उनका मुंह में जवान है, उसे बोलने के लिए जवान था, आप क्यों बोल रहे हैं? आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खबरदार, आप अगर बोलिएगा नहीं बोल, आप नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? हम उस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके बाद रमा देवी ने आजम खान को महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करने से जुड़ी अपनी गंदी आदत में सुधार लाने की नसीहत दी। साथ ही कहा कि आजम खान ने एक महिला के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे पूरे हिंदुस्तान को तकलीफ पहुंची है। रमा देवी समेत सत्ता पक्ष का आक्रोश इसलिए आजम खान के खिलाफ बढ़ा क्योंकि गुरुवार को उन्होंने अपनी अभद्र टिप्पणी पर माफी मांगना तो दूर, लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश को भी नजरअंदाज कर दिया था और सदन से वॉकआउट कर गए थे। इसलिए रमा देवी ने आजम खान को सदन में मर्यादित रहने और महिलाओं से बात करने का सलीका सीखने की नसीहत दे डाली। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सदन में ये हमारे सदस्य आजम खान ने जो चीज बोले, जो कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी, वो अध्यक्ष और सभापति की कुर्सी है, पूरा हिंदुस्तान देखती है और पूरा हिंदुस्तान की महिला पुरुष सब को तकलीफ पहुंचा है और इतना तकलीफ पहुंचा है कि इसका जो महत्व है इनको समझ में नहीं आएगा। क्या कि ये बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे, इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं आजम खान की जो आदत है ये सुधारनी चाहिए। मैं एक वरिष्ठ सांसद हूँ, मैं संघर्ष करके लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। ऐसा नहीं कि आजम खान जो मन करे वो बोल दे चेयर से, इस तरह की बात सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। आजम की 2 बार माफी और रमा देवी की आजम को नसीहत के बाद स्पीकर ने विवाद के खत्म होने की बात कहते हुए सदस्यों से आगे इस तरह की भाषा प्रयोग न करने की अपील की। देश में बाघों की तादाद 3000 हो गई है। ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर पीएम मोदी ने साल 2018 की बाघ अनुमान रिपोर्ट जारी करते हुए सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है का जिक्र किया। साथ ही दावा किया कि भारत बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब 3000 टाइगर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटाट्स में से एक है। रिपोर्ट जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कुछ साल पहले बाघों की संख्या कम होने पर देश में चिंता बढ़ गई थी, लेकिन तस्वीर कैसे बदली है इसे प्रधानमंत्री ने हिंदी फिल्मों के जरिए समझाया। कि जो कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुके। केवल टाइगर जिंदा है इससे काम नहीं चलेगा। और कभी पहले सिनेमा वाले गाते थे बागों में बहार है, अब सुप्रियो जी गाएंगे बागों में बहार है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और बाबुल सुप्रियो की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सह अस्तित्व पर जोर दिया। वन मास है, सोमवार है, शिव जी के गले में सांप है और उसी परिवार के गणेश जी का आसन चूहा है। सांप चूहे के खाने की आदत रखता है, लेकिन शिव जी अपना परिवार में सह अस्तित्व का संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि देश में बाघ बढ़ेंगे तो पर्यटन बढ़ेगा और इससे रोजगार में वृद्धि होगी।
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर 4 साल में गणना के बाद देश में बाघों की संख्या बताता है। पिछले 4 ऐसी गणनाओं में बाघों की संख्या हर बार बढ़ी है। 2014 में देश में 2226 ये संख्या थी, यानी पिछले 4 वर्षों में 741 बाघ बढ़ गए हैं। इसी तरह 2010 में बाघों की संख्या 1706 थी और 2006 में देश में सिर्फ 1411 बाघ थे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पिछले साल देश भर में टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, अभयारण्य और सामान्य वन मंडलों में 28 पैरामीटर्स पर बाघों की गणना की। प्रधानमंत्री ने बताया कि 9 साल पहले सेंट पीटर्सबर्ग के सम्मेलन में 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भारत में 4 साल पहले ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। मंगलवार सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। संसद भवन में मंगलवार सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी सांसदों को 3-4 अगस्त को लगने वाले अभ्यास शिविर में मौजूद रहने को कहा जाएगा। बीजेपी सांसदों के लिए 40 आईआईटी, आईआईएम, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ के छात्रों को बीजेपी संसदीय दल ने नौकरी पर रखा है। ये छात्र बीजेपी सांसदों के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नए मिशन पर दिए बयान से पलटते हुए कहा कि वो हमेशा से मिशन बंगाल पर है। नहीं, मैंने हमेशा ही कहा कि मैं भी मिशन बंगाल में ही ये नहीं कहा कि मध्य प्रदेश के मिशन में। जयपुर के एक अस्पताल में आग लगने पर आनन फानन में बच्चा वार्ड में मौजूद 25 बच्चों को सुरक्षित दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया गया। यूपी के सीतापुर के लहरपुर कोतवाली में एक दरोगा का रिश्वत देने का वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक सवार 2 कांवड़ियों को पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल दोनों कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के हिंडोली में मूसलाधार बारिश के बाद नदी का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने से आवाजाही बंद हो गई। सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। सलमान खान और आलिया भट्ट की नई फिल्म इंशाअल्लाह की शूटिंग अगस्त में शुरू होगी, जिसके लिए भंसाली ने देश के कई हिस्सों के साथ साथ विदेशों में भी कई स्थानों का मुआयना किया है। एवेंजर्स की एक्ट्रेस इवेंजेलिन लिली ने भारतीय फैंस को सरप्राइज करते हुए दिल्ली घूमने की अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कवरी चैनल के मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आएंगे, जो कि दुनिया के 180 देशों में देखा जा सकेगा। 12 अगस्त को रात 9 बजे प्रसारित होने वाले इस शो में पीएम मोदी शो के मशहूर प्रेजेंटर बेयर ग्रिल्स के साथ दिखेंगे। और इस शो में पीएम मोदी बेयर ग्रिल के साथ भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हो रही कोशिशों पर चर्चा करते नजर आएंगे। इंटरनेशनल टाइगर्स डे के मौके पर शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शो का टीजर वीडियो शेयर किया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। पीएम मस्ती भरे अंदाज में ग्रिल्स के साथ हंसते और चर्चा करते नजर आ रहे हैं। पीएम शो के मिजाज के हिसाब से अलग ड्रेस में हैं। पीएम मोदी ग्रिल्स के साथ छोटी सी नाव में नदी पार करते, जंगल की चढ़ाई करते दिख रहे हैं। शिकार और दूसरे कामों के लिए ग्रिल्स अपने शो में जंगल में मौजूद चीजों से ही उपकरण बनाते हैं और इसकी भी छोटी सी झलक प्रमोशनल वीडियो में नजर आई। ग्रिल्स ने पीएम मोदी के साथ भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए किए गए उपायों को लेकर यह खास प्रोग्राम शूट किया है। पंजाब के मोगा में कुछ लोगों ने नशा करने और बेचने के आरोपी 3 युवकों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। क्योंकि पकड़े गए लड़के मोगा के बाघा पुराना थाना के समाद भाई गांव में नशा करते हुए घर से पकड़े गए, जिसके बाद गांव वालों ने उन्हें सजा देने के लिए पहले रस्सी से बांधा और फिर खींचते हुए बीच गांव में ले गए और उसके बाद तीनों युवकों की जमकर पिटाई की। गांव वालों ने तीनों को खूब मारा। हालांकि इस बीच गांव के ही कुछ लोग उन्हें न मारने की हिदायत भी देते रहे और पुलिस में देने की बात कही, लेकिन भीड़ नहीं मानी और तीनों आरोपियों को काफी देर तक पीटती रही। गांव वालों का गुस्सा इसलिए बेकाबू था क्योंकि इलाके में ड्रग्स के आदी हो चुके कई मासूमों की मौत हो चुकी है, जिसके लिए आरोपियों को जिम्मेदार ठहराया गया। पंजाब में नशे के कारण हुई कई लोगों की मौत ने लोगों को हिलाकर रख दिया है, जिस कारण अब गांव में नौजवान पीढ़ी ने नशा तस्करों को काबू करने के लिए आगे आना शुरू कर दिया है और इसी के तहत समाद भाई में नौजवानों ने ये रास्ता अपनाया। के मुताबिक चमकौर सिंह नाम का शख्स गांव के बच्चों को फ्री में ड्रग्स का आदी बनाता था और फिर जब उनको इसकी लत लग जाती थी तो उन्हें ड्रग्स सप्लाई किया करता था। गांव की एक महिला ने रोते हुए बताया कि पिट रहे 3 लोगों में उनका बेटा और दामाद भी हैं, जो नशे के इतने आदी हो गए थे कि वो घर नहीं आते थे, बल्कि चमकौर सिंह के घर ही रहा करते थे। ग्रामीण चाहते हैं कि नशा तस्कर चमकौर सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो और वो सलाखों के पीछे जाए। मैं प्रशासन अगे जो अपील करदा जो कौरा है मास्टर माइंड इन्हां दा जो बच्चों नूं बहुत मतलब चिट्टे दी भयानक
दलदल ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। हालांकि आरोपी युवकों की पिटाई करने के बाद गांव वालों ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही पंचायत ने नशा तस्करों के घर पर ताला जड़ दिया और घर के बाहर एक दलदल ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। हालांकि आरोपी युवकों की पिटाई करने के बाद गांव वालों ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही पंचायत ने नशा तस्करों के घर पर ताला जड़ दिया और घर के बाहर एक चेतावनी लगा दी जिससे नशा करने वाले युवक और बच्चे उसके घर न जाएं। ਪਿੰਡ ਸਮਾਦ ਭਾਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 3 ਲੜਕੇ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੇਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ पूरी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है और जांच के आधार पर आरोपी चमकौर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम्रपाली बिल्डर्स के सताए खरीदारों को 6 महीने में अपना फ्लैट मिल सकता है। 23 जुलाई को कोर्ट ने आम्रपाली की लीज कैंसिल करते हुए अधूरे फ्लैट बनाने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को दी थी, जिसने फ्लैट देने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक आम्रपाली के प्रोजेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ए कैटेगरी में वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें काफी कम काम बाकी है, जबकि बी और सी कैटेगरी के प्रोजेक्ट में अभी बहुत काम बाकी है। ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट को पूरा करके 6 महीने में लोगों को फ्लैट दिए जा सकते हैं, यानी करीब 11,000 फ्लैट बायर्स को जल्द फ्लैट मिल सकते हैं। आम्रपाली की सिलिकॉन सिटी, ज़ोडिएक, ईडन पार्क, प्लैटिनम, कैसल और लेजर वैली में थोड़े से हिस्से को ए कैटेगरी में रखा गया है। ये प्रोजेक्ट नोएडा के हैं और इनमें लिफ्ट, सीपेज और पुताई जैसे काम बाकी है। लेकिन बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट को पूरा करने में अभी 3 साल तक का वक्त लग सकता है। इस कैटेगरी में करीब 32,000 फ्लैट्स हैं। बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट में हार्ट बीट, सिलिकॉन सिटी, लेजर वैली, सेंचुरियन पार्क, लेजर पार्क, गोल्ड फोम और ड्रीम वैली शामिल हैं। यहां दूसरी औपचारिकताएं पूरे होने के बाद भी काम शुरू करने में तकरीबन 2 महीने का वक्त लग सकता है। सबसे खराब हालत कैटेगरी सी के प्रोजेक्ट की है। इसमें ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट हैं और वहां नींव स्तर तक का ही काम हुआ है। एनबीसीसी ने निर्माण के लिए फंड जुटाने का प्लान भी बनाया है। इसमें 3,624 करोड़ रुपए होम बायर से जुटाए जा सकते हैं, जबकि दूसरी कंपनियों को डायवर्ट किए गए 3,152 करोड़ रुपए भी जुटाए जा सकते हैं। 11,320 करोड़ रुपए कई मदों से जुटाने की योजना है। इसी तरह 2,658 करोड़ रुपए अनसोल्ड प्रॉपर्टी को बेचकर जुटाए जा सकते हैं। करगिल के नायक सतपाल सिंह को पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सम्मानित किया। करगिल के नायक सतपाल सिंह को सीएम अमरिंदर सिंह ने एएसआई का पद देकर सम्मानित किया और वीरता पुरस्कार विजेताओं से पंजाब पुलिस में भर्ती होने की अपील की। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे रिजवान कासकर और उसके 2 साथियों पर मकोका लगाया। गाजियाबाद के विजयनगर में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर बीच सड़क पर पलट गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। कानपुर के प्राचीन आनंदेश्वर मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक मंदिर में नंदी के दूध पीने की सूचना के बाद मंदिरों में दूध पिलाने वालों की लाइन लग गई। तो मैंने पिलाया तो 4 या 5 चम्मच मेरे हाथ से पी। इसके बाद बच्चे लोग की आरती में नींद पिलाया। इसके बाद धीरे धीरे बातें चली कॉलोनी में हर जगह यहाँ पे उन्होंने भी आके पानी पिलाया और नंदी बाबा ने पानी पिया। ये श्रद्धा और भक्ति और भाव का प्रभाव है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली मारने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में एक शख्स को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी। अफगानिस्तान में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के राजनीतिक कार्यालय को निशाना बनाकर एक बड़ा विस्फोट किया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। रूस के नेवी डे पर नौसैनिकों ने भव्य परेड का आयोजन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद रहे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप शिव का रूप धारण कर झारखंड के देवघर मंदिर में जल चढ़ाने पहुंचे, लेकिन इस दौरान वो झारखंड की रघुवर दास सरकार पर भड़क गए और पूजा पाठ के बाद ऐलान कर दिया कि जल्द ही बिहार और झारखंड में सरकार बदल जाएगी। इससे पहले तेज प्रताप यादव अपने साथियों के साथ देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे। अपनी भक्ति भावना के लिए सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप इस बार एक नए अंदाज में दिखे। बढ़े हुए बालों के साथ ही उन्होंने भगवान शिव की तरह कपड़े धारण किए हुए थे। आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला आज कि नहीं मिला? अरे वीआईपी ट्रीटमेंट मिले चाहे नहीं मिले, सबसे पहले सरकार को साफ
मंदिर में पहुंचे तेज प्रताप को वहां साफ सफाई में कमी नजर आई। तेज प्रताप ने मंदिर में जल चढ़ाया और पूरी भक्ति भावना से पूजा अर्चना की। खबर यह भी है कि देवघर पहुंचने से पहले तेज प्रताप का काफिला जाम में फंस गया था। आरोप है कि वहां तेज प्रताप के साथ चल रहे बाउंसर्स ने लोगों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी की। हांगकांग में पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आए दिन प्रदर्शन के चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी लगातार हो रही है। रविवार को इजाजत न मिलने के बावजूद हांगकांग के सबसे व्यस्त इलाके साइगोन और काजर्ग के पास 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारी सरकारी दफ्तरों के पास सड़क पर बैरिकेड खड़ा करते हुए फ्री हांगकांग के नारे लगा रहे थे और वहां मौजूद वाहन और सामानों में आग लगा रहे थे। साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए मास्क और हेलमेट भी इन लोगों ने पहने हुए थे। हालांकि इस बीच पुलिस ने पहले ही चेतावनी दी कि इस तरह का प्रदर्शन गैर कानूनी माना जाएगा, लेकिन प्रदर्शनकारियों के न मानने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और रबड़ के छर्रे भी प्रदर्शनकारियों पर छोड़े हैं, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हुई और इधर उधर भागने लगी। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी यूएन लॉन्ग में प्रदर्शनकारियों ने बिना इजाजत मार्च निकाला था, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और रबड़ की गोलियां चलाई। आपको बता दें कि हांगकांग में सरकार विरोधी और लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों का ये 8वां हफ्ता है। लगातार 8 हफ्तों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। और हमारे खास कार्यक्रम आंख कान खोल के में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कहां पानी में थमी जिंदगी। और साथ ही आपको दिखाएंगे कहां मिलावटी दूध के उनकी चाची, मौसी और ड्राइवर की मौत हो गई। हालांकि गैंगरेप पीड़िता एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल है और लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। लेकिन रायबरेली में जिस जगह उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की गाड़ी और ट्रक की भिड़ंत हुई, वहां हादसे के निशान बता रहे हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। यहाँ पे ठीक जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहीं पे ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो किरचे हैं शीशे की, वो इस वक्त आप यहाँ देख सकते हैं। जो मार्किंग आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे की गई है। ठीक इसी जगह पे यहाँ पे जो ट्रक है वो स्विफ्ट गाड़ी से टकराई। तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था, जैसा बता रहे हैं आसपास के लोग कि अनियंत्रित हुआ ट्रक। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उसके बाद ट्रक पहले यहाँ पे टकराता है और उसके बाद मौके से फरार होने के लिए वो ट्रक आगे बढ़ाता है, क्योंकि गाड़ी जो थी, जो स्विफ्ट गाड़ी थी, वो चक्कों के बीच में फंसी हुई थी, तो गाड़ी भी रगड़ती। आप देखिए ये निशान आपको जो दिखाई दे रहा है, ये निशान बताता है कि कितनी तेजी से ट्रक जो है आगे बढ़ा टक्कर के बाद और गाड़ी को भी अपने साथ घसीटता हुआ ले जा रहा था। लेकिन उसी बीच में ट्रक जो है वो डिसबैलेंस हुआ और वो दूसरी तरफ आके यहीं पे रुक गया। इसके अलावा जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ उस पर यूपी 71 AT 8300 नंबर प्लेट आगे और पीछे लगी है, मगर दोनों ओर से ग्रीस से पोता गया है ताकि नंबर छिपा रहे। ये जो नंबर प्लेट है, आप देखिए, जब ये हादसा हुआ था तो नंबर प्लेट 8300 नंबर प्लेट आगे और पीछे लगी है, मगर दोनों ओर से ग्रीस से पोता गया है ताकि नंबर छिपा रहे। ये जो नंबर प्लेट है, आप देखिए, जब ये हादसा हुआ था तो नंबर प्लेट को एक तरीके से ग्रीस लगाया गया है, जिससे कि नंबर पहचान में ना आए। बताया गया कि जिस जगह ये लाल निशान है, टक्कर यही हुई है, जिसमें कार में बैठे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि पीड़िता और वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित परिवार के मुताबिक 5 लोग गैंगरेप पीड़िता के चाचा से मिलने उन्नाव से रायबरेली जेल जा रहे थे, लेकिन इस सड़क हादसे के बाद उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां पीड़िता और वकील की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच पीड़िता की मां और बहन ने आरोप लगाया कि गैंगरेप मामले में उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। उन्होंने एक्सीडेंट की वजह भी गैंगरेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेगर को ही ठहराया है। तुम लोग अपना केस वापस करो, नहीं तुम लोगों को मार देंगे। मेरा जो बड़ा लड़का है नवीन, वो तुम लोगों को गोली से मार देगा। कौन लोग थे ये लोग विधायक के आदमी हैं। हालांकि पुलिस ने पहली नजर में दुर्घटना को महज एक हादसा करार दिया है और बारिश को हादसे की वजह बताया। जब ये घटना हुई है उस टाइम बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो ड्राइवर का ये कहना है कि उसी बारिश में वो जो रोड जो है उसमें बीच में डिवाइडर नहीं है, जो इनकी जाने वाली रोड है फ्रॉम रायबरेली टू फतेहपुर, और जो गाड़ी की आने वाली रोड है वो फ्रॉम उन्नाव टू रायबरेली, तो आमने सामने की गाड़ियां थी। उन आमने सामने गाड़ियों में टक्कर हुई है और जिसकी वजह से हादसा हुआ। हालांकि नंबर प्लेट पर काला रंग क्यों पोता गया, इसके सवाल पर एडीजी लखनऊ रेंज राजीव कृष्णा ने बताया कि ट्रक वाले ने गाड़ी फाइनेंस करवाई थी, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए थे। उसी से बचने के लिए उसने नंबर प्लेट को काले रंग से पोता था।
हालांकि हादसे के समय गैंगरेप पीड़िता की सुरक्षा में तैनात सिपाही नहीं थे, इसे लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि पीड़ित परिवार ने खुद ही सुरक्षा कर्मियों को रायबरेली साथ न जाने को कहा था, क्योंकि पुलिस का दावा है कि रायबरेली जाते वक्त कार में जगह कम थी, इसीलिए सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को गैंगरेप पीड़िता अपने साथ नहीं ले गई। ये थी सर कि उनकी गाड़ी थी, वो छोटी गाड़ी है, और उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा था कि ऐसा करिए कि वो दिक्कत नहीं है। हम किसने कहा आपसे? पीड़िता ने और पीड़िता की चाची ने कहा हम कोई दिक्कत नहीं है, हम जा रहे हैं, 5 लोग हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस बीच गैंगरेप पीड़िता का हाल जानने यूपी पुलिस के कई बड़े अधिकारी लखनऊ ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और हादसे पर दुख जाहिर करते हुए गैंगरेप पीड़िता की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों का पक्ष लेते दिखाई दिए और दावा किया कि सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। प्रथम दृष्टया ये एक एक्सीडेंट का मामला है और बहुत ही बारीकी से पुलिस इस बात की विवेचना कर रही है। जब वो रायबरेली जा रही थी तो उन्होंने सुरक्षा कर्मी से मेरे ये कहा कि हमारी गाड़ी में जगह नहीं है और हमें रास्ते में एक और आदमी को लेना है, इसलिए हम सुरक्षा कर्मी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। इस कारण सुरक्षा कर्मी उनके साथ नहीं था और कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है, सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद थे। हालांकि पुलिस के इस दावे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने पहली नजर में इसे हादसा क्यों माना? टूटी हुई नंबर प्लेट के साथ ट्रक सड़क पर कैसे दौड़ाया जा रहा था? पीड़िता की सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये हादसा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? कुछ इन्हीं सवालों के साथ विपक्ष भी गैंगरेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए कांग्रेस के डेलीगेशन ने लखनऊ ट्रॉमा सेंटर जाकर गैंगरेप पीड़िता का हाल जाना है और योगी सरकार को निशाने पर लिया। हमारी सिर्फ ये मांग है कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से जिस परिस्थितियों में, संदिग्ध परिस्थितियों में ये एक्सीडेंट होता है, जहाँ पे गाड़ी का नंबर ठीक से डिस्प्ले नहीं किया गया, उसके साथ सुरक्षा नहीं थी, उसके बाद भी इस लड़की के साथ, इस बेटी के साथ ये घटना होती है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में मुद्दा उठाते हुए उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने इसके पीछे हत्या की साजिश की आशंका जताई। पुलिस पे किस पे भरोसा होगा कि वो पुलिस ये कह रही है कि बारिश हो रही थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया? ये पुलिस ऊपर के बैठे हुए लोगों की, सरकार में बैठे हुए लोगों की भाषा बोल रही है, और जब तक पुलिस सरकार में ऊपर बैठे हुए लोगों की भाषा बोलेगी तब तक बहन को न्याय नहीं मिल सकता है, उस बेटी को न्याय नहीं मिल सकता है। सोचो, उसकी मौसी की जान चली गई, उसके परिवार के और सदस्यों की जान चली गई, पिता की तब जान गई जब पिता उसके लिए न्याय मांग रहे थे। विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी के नेता बैकफुट पर नजर आए। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने से बचते हुए दिखाई दी। उन्नाव में जो एक्सीडेंट घटना हुई है वो दुखद है। आरोप लगा रहा है कि पहले से उनका मुझे नहीं जानकारी कोई क्या कह रहा है, लेकिन सीबीआई जांच कर रही है, इसलिए कोई टिप्पणी करना आवश्यक है। दरअसल उन्नाव से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर कई महीनों से जेल में बंद हैं। जो गैंगरेप पीड़िता सड़क हादसे में घायल हुई है, उसी ने कुलदीप सेंगर पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। हालांकि इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है। इसके अलावा विधायक कुलदीप सेंगर के भाई पर आरोप है कि उसने पीड़िता के पिता को पेड़ से बांधकर पीटा, इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। उस वक्त भी इस मामले में खूब सियासत हुई थी और अब भी विपक्षी दल योगी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि उन्नाव बलात्कार पीड़िता के साथ सड़क दुर्घटना का हादसा चौंकाने वाला है। इस केस में चल रही सीबीआई जांच कहां तक पहुंची है? आरोपी विधायक अभी तक भाजपा में क्यों हैं? पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा में ढिलाई क्यों? इन सवालों के जवाब के बिना क्या बीजेपी सरकार से न्याय की कोई उम्मीद की जा सकती है? इसके अलावा बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया कि उन्नाव पीड़िता की कार की रायबरेली में कल ट्रक से टक्कर पहली नजर में उसे जान से मारने का षड्यंत्र लगती है, जिसमें उसकी चाची और मौसी की मौत हो गई, साथ ही वो स्वयं और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हुए। इस मामले का माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और आरोप लगाया कि यूपी की योगी सरकार इंसाफ के नाम पर लोगों की आंखों में महज धूल झोंक रही है। उन्नाव में रेप पीड़िता पे जिस तरीके से हमला हुआ, उस पर बात करने के लिए ओवैसी साहब से लगातार जिस तरीके से उस पर हमला किया गया या फिर ट्रक का कहा गया पूरा षड्यंत्र था, पूरा कॉन्स्पिरेसी थी, इस पर देखिए, मुझे कोई ताजुब नहीं है। ये जो इस किस्म के क्रिमिनल ज़हनियत रखने वाले लोग हैं, ये कुछ भी करेंगे इंसाफ को रोकने के लिए। और इस महिला ने मैंने महिला भी नहीं है, टीनेजर है, इसने पहले ही इस बात की डिमांड की थी कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी जान को खतरा भी है।
और वो बात सच साबित हुई। अब यूपी पुलिस इसको एक्सीडेंट कह रही है। मुजफ्फरनगर में जो मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ, एक कन्विक्शन नहीं होता है। अब ये महिला, उसका वकील मर जाता है, एक लॉरी जाकर गाड़ी को टक्कर दे देती है और यूपी की सरकार कहती है एक्सीडेंट है। बीजेपी को समझना चाहिए कि हर बार वो आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। इस बीच गैंगरेप पीड़िता के चाचा की तहरीर पर बांगरमऊ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 लोगों को हत्या और हत्या की साजिश रचने समेत 4 धाराओं में आरोपी बनाए गए। इस मामले में रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। लगभग 4 घंटे तक रायबरेली में डीएम नेहा और एसपी ने जिला जेल में पीड़ित के चाचा से पूछताछ की, जिसमें पीड़िता के चाचा ने सड़क हादसे की सीबीआई जांच की मांग भी की। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो एक एक्सपर्ट टीम का काम है और मतलब मेरा उस पर कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो हमें कोऑर्डिनेशन और समन्वय प्रदान करना था, आज यहाँ पर आना मेरा जो उद्देश्य था वो इसलिए आना था क्योंकि पैरोल के लिए एप्लीकेशन मूव हुई थी, जो कि मेरा जुरिस्डिक्शन है, मेरी परिधि में आता है कि जिलाधिकारी को मूव की जाती है। चूंकि वो रहने वाले रायबरेली के नहीं हैं, जो निरुद्ध हैं वो उन्नाव के रहने वाले हैं, तो हम लोगों ने ये कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ये अंदर यहाँ पर निरुद्ध हैं, तो हमने ये कोऑर्डिनेशन जो है वो जिलाधिकारी उन्नाव के साथ में किया और इनको एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ही हैज गिवन एक तहरीर भी दिया है, तो उनके द्वारा जो तहरीर दी है उस पर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की हालत बेहद गंभीर है। पीड़िता अभी वेंटिलेटर पर है, जहां उसके हाथ और पैर की हड्डियां टूटी हुई है, साथ ही उसके सिर पर भी गंभीर चोट है। इसके अलावा पीड़िता के फेफड़ों में भी चोट आई है, जिससे उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। वहीं पीड़िता के वकील की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, वो भी लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। यूपी के शामली में एक मदरसे से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। यूपी की शामली में पुलिस ने 2 मदरसों पर छापा मारकर 4 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और हमें सफलता मिली है। इसमें 4 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और इन्हीं से संबंध रखने वाले और इन्हीं को छुपाकर रखने वाले मदरसे से संबंधित 3 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से कुल 7 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के चूना भाटी इलाके से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां 70 साल पुरानी एक जर्जर बिल्डिंग में बच्चे स्कूल जाने के लिए रस्सियों का सहारा लेते दिखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल राम नाईक की विदाई के लिए एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सावन के दूसरे सोमवार को वृंदावन में भगवान भोलेनाथ की आराधना की। इसके बाद उन्होंने संत काशणी शरणानंद महाराज से मुलाकात की। उत्तराखंड के जलालाबाद के गांव घागा खुर्द में पुरानी रंजिश में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर लाठी डंडे और गोलियां चलाई, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। मसूरी देहरादून मार्ग पर किमाड़ी गांव के पास एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ जाने से सभी घाट जलमग्न हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक वकील पर बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। चाइनीज चाकू है और करीब जो है उसका 80% हिस्सा जो है उनके शरीर में है। तो अभी स्थिति के लिए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो बताया है जिनके बारे में, हमको लगातार टीम लगी हुई है उनको पकड़ने में और जो भी वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। यूपी में कानपुर देहात के पुलिस ऑफिस में एसपी और सीओ ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिए। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में घर के बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी को चुराने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में चोरी के शक में एक 14 साल के लड़के को भीड़ ने पकड़कर पीटा। सावन के दूसरे सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे और पत्नी के साथ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर अभिषेक किया। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने वर्ल्ड कप के बाद भी विराट कोहली को कप्तान बनाए रखने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि टीम इंडिया को तीनों फॉर्मेट में अलग कप्तान चुनना चाहिए।
भारत में 5 से 16 अगस्त तक आयोजित होने जा रहे आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चीन के सैनिक जैसलमेर पहुंचे। इस प्रतियोगिता में 8 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। बिहार में बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी थम गई है। दरभंगा के कई इलाकों में बाढ़ के पानी का कब्जा होने से रेल, सड़क, सब जगह आवाजाही ठप हो गई है, जिसकी वजह से रेल में सफर करने वाले यात्री भी स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। क्योंकि दरभंगा के हाया घाट के पास बारिश का पानी रेलवे पुल के बेहद करीब आ चुका है। बढ़ते खतरे को देखते हुए ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से कोसी, कमला बलान, गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं। बढ़ते खतरे को देखते हुए एहतियातन यहां ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई। अभी तत्काल जो भी गाड़ी है आज के लिए परिचालन बंद है और पैसेंजर जो भी हमसे आ रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि आप जो है अपना बाय रोड भी जा सकते हैं और इसके बाद की गाड़ी की जानकारी अभी नहीं मिली। हालांकि रेल कर्मचारियों की टीम ट्रॉली के जरिए पटरियों के आसपास जमा पानी की जांच करते हुए भी नजर आई, लेकिन वो भी ट्रैक खोलने की कोई जानकारी नहीं दे पाए। दरभंगा से दूसरी जगह पर जाने वाली यात्री ट्रेन कैंसिल और लेट होने से बेहद परेशान दिखे। यहाँ पता चला कि पानी वो भरा हुआ है नदी में, परेशानी हो रहा है। हम लोग को परेशानी तो ये हो रहा है कि अब कब पहुँचेंगे ये पता नहीं, पहुँचने में परेशानी है ना। अब यहाँ से लेट होगा तो लेट ही लेट रहेगा। रेलवे की तरफ से ट्रेन रद्द होने से मायूस मुसाफिर सड़क के रास्ते दूसरी जगहों पर जाने के लिए जान जोखिम में डालकर रेलवे पुल पार करते दिखे। वहीं दूसरे यात्री अपने परिवार के साथ उम्मीद बांधे स्टेशन पर ही ट्रेन का इंतजार करते रहे। बिहार के दरभंगा में रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तर और पुलिस थाने भी पानी की जद में आ चुके हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कुशेश्वर स्थान थाने में भी पानी भर गया, जिसके बाद थानेदार, फरियादी सभी परेशान दिखे। परेशान पुलिसकर्मियों के साथ थाने के आसपास रहने वाले गांव वाले भी पानी निकालते दिखे। लेकिन यहाँ सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस वालों ने गांव के कुछ बच्चों को भी पानी निकालने के काम में लगा दिया। हालांकि जब इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने बच्चों से पानी निकालने पर सवाल पूछे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के होश बाख्ता हो गए। कितना पानी हो रहा है? कैसे निकल रहा है? पानी सोच के निकाल, बच्चा सब निकल रहा है, सब मिल के पड़ोस के बच्चे होने का हवाला देकर पुलिसकर्मी मामले की लीपापोती करते दिखे। लेकिन कानून की नजर में बच्चों से काम करवाना किसी अपराध से कम नहीं है, जिसकी खबर इन्हें भी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बड़ा मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। नहर और सड़क पर मगरमच्छ को घूमता देख गांव वाले घबरा गए, जिसके बाद उसे पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई। निगोही थाना इलाके के राजपुर और सिकंदरपुर गांव में ग्रामीणों ने नहर में मगरमच्छ को देखा, जिसकी सूचना उन्होंने वन विभाग को दी। लेकिन वन विभाग के मौके पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुद ही मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी और नहर किनारे पहुंच गए। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण कांटा और जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ने में जुट गए। ग्रामीण बार बार रस्सी से फंदा बनाते और मगरमच्छ को पकड़ते, लेकिन भारी भरकम होने के कारण मगरमच्छ उस फंदे में से निकल जाता। ग्रामीणों ने कई बार कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ उनकी पकड़ में नहीं आया, जिसके बाद ग्रामीणों का वन विभाग के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। उनके बच्चे यहाँ पे नहाते हैं नहर में, तो वो फंदे में से निकल जाते। ग्रामीणों ने कई बार कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ उनकी पकड़ में नहीं आया, जिसके बाद ग्रामीणों का वन विभाग के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। उनके बच्चे यहाँ पे नहाते हैं नहर में, तो वो बचने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे न कैसे पकड़ लिया जाए। अगर यहाँ पे देखभाल नहीं होगी इसकी तो ये फिर निकल जाएगा इधर उधर। उनके बच्चे हैं गांव के, मेरे गांव के बहुत से इधर आस पड़ोस के गांवों के बच्चे यहाँ नहाते हैं, उनके लिए जान का खतरा है। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं। वहीं ग्रामीणों ने रात में भी एक मगरमच्छ सड़क पर दौड़ता देखा था। उन्हें आशंका है कि नहर में एक नहीं बल्कि 2 मगरमच्छ हैं, और अगर जल्द ही प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शाहजहांपुर में आतंक का पर्याय बने भारी भरकम मगरमच्छ को पकड़ लिया गया है, जिसके बाद 2 दिन से दहशत में जी रहे ग्रामीणों की जान में जान आई है और उन्होंने सुकून की सांस ली है। दरअसल ग्रामीणों को राघवपुर सिकंदरपुर गांव के पास एक तालाब में 2 दिन पहले एक मगरमच्छ दिखा था, जिसे पकड़ने के लिए ग्रामीण सुबह से नहर के पास मशक्कत कर रहे थे और आखिरकार देर शाम ग्रामीणों ने मगरमच्छ को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उसके साथ सेल्फी भी ली। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद वन विभाग भी गांव पहुंचा और उसे पकड़कर नदी में छोड़ दिया गया। बाढ़, बारिश और तबाही के त्रिकोण में गुजरात बुरी तरह से फंस चुका है।
राज्य में 10 से ज्यादा जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में, जिसमें बनासकांठा, आणंद, अमरेली, डांग, महसाणा, खेड़ा, डाकोर और छोटा उदयपुर शामिल। बनासकांठा में जोरदार बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। शहर में कई फीट तक पानी भर चुका है। गांव के गांव बाढ़ और बारिश में बह गए हैं। बारिश का आलम ऐसा है कि शहर के गांव का संपर्क कई जगहों पर कट चुका है। बारिश में सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो चुकी है। तबाही का आलम ऐसा है कि लोग किसी तरह जान हथेली पर रखकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें अंबापाड़ा के निकट डांग की हैं, जहां गीरा समेत कई झरने बारिश के पानी में लबालब भर चुके हैं। अंबिका नदी में उफान की वजह से सैकड़ों गांव में पानी भर चुका है। पिछले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। और कमोबेश यही हाल डाकोर और अमरेली का है, जहां लगातार होती बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है और लोग घुटनों तक भरे पानी में आवाजाही को मजबूर हो रहे हैं। बारिश के पानी का विकराल रूप दिखाती है तस्वीरें गुजरात के डाकोर की हैं, जहां पानी न सिर्फ लोगों को डरा रहा है बल्कि बाढ़ से हुई बर्बादी की तस्वीर भी बयां कर रहा है। पिछले 3 दिनों की बारिश से बांधों में पानी का स्तर अचानक से बढ़ गया। लोगों को खड़े होने के लिए सूखी जमीन मिलना मुश्किल है। बहुत मुश्किल से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं अमरेली में भी पिछले 48 घंटे से लगातार होती बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। तुलसी श्याम में भारी बारिश से बाजार पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। 2 दिन में 90 मिलीमीटर बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के पानी ने शहर के रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे घरों में पानी भर चुका है। लोग खाने पीने के जरूरी सामान के लिए भी मोहताज हो गए हैं। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कई शाखाएं हैं और वो कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, लेकिन अब आरएसएस अपना पहला आर्मी स्कूल खोलने की तैयारी में। जानकारी के मुताबिक अगले साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना पहला आर्मी स्कूल शुरू करेगा, जिसमें सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र पढ़ेंगे। दाखिले की प्रक्रिया अगले महीने या फिर यानी कि अगस्त से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले 6ठी क्लास के लिए 160 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। खास बात यह है कि 56 सीटें शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। यूपी के बुलंदशहर के शिकारपुर में खुलने वाले स्कूल का संचालन आरएसएस के एजुकेशन विंग विद्या भारती के हाथों में होगा। आरएसएस के इस आर्मी स्कूल का नाम सरसंचालक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया के नाम पर रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर रखा जाएगा। स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और स्कूल को बनाने में करीब 40 करोड़ रुपए का खर्चा है।